साथियों, चैप्टर 91 में हमने आपसे नक्षत्रपति के अपनी उच्च भाव से 7वीं दूरी के बारे में बात की थी। आइए आज बात करते हैं, यदि नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि से 8वें भाव में बैठे हों तो क्या फल होंगे, और साथ ही नक्षत्र स्वामी की उच्च से 8वीं दूरी के अलावा चंद्र और नक्षत्रपति के संबंध के बारे में भी जानेंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा चतुर्थ भाव कन्या राशि में बैठे हुए हैं और जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरे चरण का है। तो सूर्य इस नक्षत्र के स्वामी होने के नाते नक्षत्रपति हो गए, जो कि छठे भाव वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ सूर्य की उच्च राशि मेष 11वें भाव में है और ये 11वां भाव यहाँ पर एक्टिव हो गया है। अब ये सूर्य अपनी उच्च राशि से 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यह अष्टम भाव भी एक्टिव हो जाएगा। तो हमको दो भाव मिले, 11वां और 8वां, जो कि एक्टिव हैं नक्षत्रपति सूर्य द्वारा। अब यहाँ नक्षत्र स्वामी सूर्य की नीच राशि तुला पंचम भाव में है, तो यह पंचम भाव भी डीएक्टिवेट हो जाएगा और अपनी नीच राशि से दूसरे बैठे हैं, इसलिए यह दूसरा भाव भी यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा। ये 2 और 5 ये दो भाव डीएक्टिवेट नक्षत्र स्वामी सूर्य ने कर दिए हैं। अब इतना तो आपको समझ में आने ही लग गया होगा कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि और उच्च राशि से दूरी जन्य भाव, दोनों भाव तो एक्टिव हो ही जाएंगे, और नीच राशि वाला भाव और नीच राशि से उनकी दूरी वाला भाव, ये दो भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। किसी भी कुंडली के नक्षत्र स्वामी की स्थिति जानने के लिए यही मेथड इस्तेमाल होगा। अब एक बात और यहाँ पर देखिए कि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, जो कि तृतीय से और अपने भाव से चतुर्थ बैठे हैं। आइए अब जानते हैं कि इनका क्या फल हमें प्राप्त होगा। अब 11वां और 8वां, ये 11वां और ये 8वां दो भाव सूर्यदेव ने एक्टिवेट किए हैं, तो यह तो पक्का है कि यह जातक जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति का होगा। किसी भी बात की तह तक पहुंचने का इसका स्वभाव होगा। अब 8वां भाव 7वें भाव से दूसरा होता है और 7वां भाव होता है पत्नी का, जीवन साथी का। इसका मतलब कि जीवन साथी कमाने वाला होगा अथवा पत्नी की आय का कोई ना कोई जरिया अवश्य होगा। 8वां भाव जब भी एक्टिव होता है तो पत्नी का कोई ना कोई इनकम का सोर्स होता है अथवा वह कमाई करने वाली होती है, नौकरी करे या जो भी करे। अब यहाँ पर यह 11वां भाव भी बढ़ रहा है, तो इस जातक की आशाएं, इच्छाएं, लालसाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। लेकिन यहाँ पर दूसरा भाव डीएक्टिवेट हुआ है नक्षत्र स्वामी सूर्य द्वारा, इसलिए इसकी आशाओं, इच्छाओं की जितनी कामना होगी उस मुकाबले इसको धन की प्राप्ति कम रहेगी। अब 11वां भाव आपको पहले भी बताया है कि कन्या संतान का होता है और 11वां भाव यहाँ पर एक्टिव है और पंचम भाव जो कि पुत्र का है वह डीएक्टिवेट हो रहा है। तो वंश वृद्धि के रूप में, क्योंकि द्वितीय भाव पहले ही कमजोर हो रहा है, तो वंश वृद्धि के लिए या तो इसको कन्या संतान होगी अन्य किसी ग्रह की दशा अंतरदशा में, अथवा ऐसी स्थिति में यह संतानहीनता भी दे देता है। यानी कुल मिलाकर यह पुत्र संतान प्राप्ति में सूर्य सहायक नहीं होगा। अब दूसरा भाव कमजोर है, डीएक्टिवेट है, इसका यह भी मतलब है कि जातक का अपने कुटुंब के साथ लगाव और संबंध कमजोर रहेंगे। इधर अष्टम भाव एक्टिव है तो जातक का अपनी ससुराल के प्रति लगाव विशेष रहेगा। मतलब इसको अपने कुटुंबियों की बजाय ससुराल वालों से संबंध रखने में ज्यादा आनंद आएगा, इसका झुकाव ससुराल की तरफ रहेगा। आप कुल मिलाकर ऐसा समझ लीजिए। अब तृतीय से इस नाते जातक में उत्साह, पराक्रम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं होगा क्योंकि सूर्य अपने भाव से चतुर्थ बैठे हैं। अब चतुर्थ का मतलब ही है कि मन के अनुसार चलना, और चतुर्थ भाव जहां एक्टिव होगा तो ये तृतीय स्थान उसका बेस स्थान हो जाएगा, इसलिए इस जातक में ज्यादा कोई उत्साह नहीं होगा, उत्साह की कमी रहेगी। आइए अब चंद्र और नक्षत्र स्वामी सूर्य के संबंध से चंद्र कुंडली का हाल भी जान लेते हैं
अब यहां आप देख रहे हैं चंद्र से सूर्य की दूरी तीसरी है, यानी यहां पर इस संबंध से तीसरा भाव हमें प्राप्त हुआ। अब यहां आप देख रहे हैं कि चंद्र द्वितीयेश हैं और अपने भाव से तृतीय बैठे हैं और इनकी उच्च वृक्ष राशि 12वें भाव में है, वहां से यह पंचम हो जाते हैं। तो यह जो तीसरा संबंध निकल के आया जातक, इसकी वजह से ज्योतिष, गणित, सीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, खान पान, इनके प्रति ज्यादा झुकाव रखेगा। अब यहां तक तो हमने रूटीन जो बात करते हैं वह कर ली है, लेकिन यहां एक विशेष बात आपको और ध्यान में रख लेनी चाहिए। और आप अगर फलित ज्योतिष करते हैं, यानी आप पेशेवर ज्योतिषी हैं, तो एक चीज का आप यहां पर विशेष ध्यान रखिए, वो हम आपको बता देते हैं। यहां देखिए, नक्षत्र स्वामी सूर्य ने दूसरा और पांचवा भाव डीएक्टिवेट करके रखा है, ठीक है। अब चंद्रमा जो कि चंद्र कुंडली है, वहां क्या हुआ है, ये अपनी चंद्रमा अपनी उच्च से पंचम बैठा है और द्वितीय से ये खुद है, तो इनके विपरीत भावों को यह खड़ा कर देता है। यही सबसे बड़ी समस्या आती है कुंडली में, यानी जो भाव नक्षत्र स्वामी ने डीएक्टिवेट किए हैं, चंद्रमा ने उन भावों को एक्टिवेट कर दिया है, तो यहां बहुत असमंजस की स्थिति बन जाती है। अब देखिए इसका क्या परिणाम होगा। जातक का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, यानी पहली दशा इसको 3-4 साल रही होगी बचपन में, फिर चंद्रमा की 10 साल यानी 12-13 साल की उम्र तक इस चंद्रमा की दशा इसको निकल गई, तो उसमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, बचपन है निकल जाता है। लेकिन जब जब भी चंद्रमा की अंतरदशाएं किसी भी दशा में इस जातक को आएंगी, वहां पर इसको विपरीत परिणाम झेलने पड़ेंगे। अभी ये नौकरी करता है या पैतृक धंधे में है, मतलब किसी के अधीनता में है, लेकिन जब भी चंद्रमा की दशा आएगी, अंतरदशा ही आएंगी अब तो अन्य दशाओं में, उस वक्त ये स्वतंत्र धंधे की तरफ भागेगा, नौकरी में इसका मन नहीं लगेगा, तो कुछ इस तरह के विपरीत परिणाम मिलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चंद्र कुंडली देखने का यही मतलब है। आप अलग से चंद्र कुंडली देखेंगे तो भी वही बात है, आप कंफ्यूज होंगे, और आप इस हिसाब से देखेंगे तो यह बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने है कि चंद्रमा की दशा में क्या होगा, और यह इंपैक्ट चंद्रमा की अंतरदशाओं में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इस तरह हमें भावों का संयोजन करके देखना है, और नक्षत्रपति के एक्टिव भावों के विपरीत जो भी ग्रह भाव खड़ा करेगा उस दशा में किंचित तकलीफ जाएगी। और यह सूत्र आप दशा और अंतरदशा में भी लगा सकते हैं, जैसे शुक्र की महादशा हो और उसमें बुध का अंतर हो, या इससे उल्टा हो, यानी जो एक दूसरे की उच्च और नीच राशियों की दशा अंतरदशाएं आती हैं, उनमें किंचित तकलीफ जाती ही है। उन दशाओं में यदि विवाह योग्य आयु हो तो विवाह तो हो जाता है, लेकिन वो विपरीत फल देने के कारण किंचित कष्ट में ही होती हैं। तो इन बातों का ख्याल आपको कुंडली देखते समय रखना चाहिए कि नक्षत्र स्वामी का अपनी उच्च से 8वें बैठना, यह स्त्री जातिका की कुंडली में एक तरह का वैधव्य योग खड़ा कर देता है। हमने पहले भी अपने कुछ चैप्टर्स में इस बात का जिक्र किया है। अब इस स्थिति का यह मतलब नहीं है कि यह योग इधर शादी हुई और उधर घटित हो जाएगा। इस योग का कुल मिलाकर मतलब यही होता है कि इस जातिका का पति संसार से इसके पहले जाएगा। अब यह पति की कुंडली में आयु पक्ष देख लेना जरूरी होता है। यदि अभी शादी नहीं हुई है, आपके पास शादी मिलान के लिए जो कुंडलियां आती हैं, उनमें इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखिए। जहां भी नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च से 8वीं दूरी पर बैठा हो और स्त्री जातिका की कुंडली में ऐसा है, तो आप पति की कुंडली को, होने वाले पति की कुंडली को, उसका आयु योग अवश्य देख लें। लेकिन इसमें एक विशेष ख्याल रखने की बात है और इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। नक्षत्र स्वामी तो अपनी उच्च से अष्टम है ही, अब यदि कहीं चंद्रमा से भी अष्टम है तो यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। यानी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, नक्षत्र स्वामी और चंद्रमा का संबंध वही 8वां भाव खड़ा करेगा। इस स्त्री जातिका के ससुराल में जाने के बाद ससुराल में तो मौज हो जाएगी,
खूब फलेगा फूलेगा, धन कुटुंब सब तरह से। लेकिन इसमें एक दोष यही है, और इस दोष का निराकरण सिर्फ यही है कि वर की कुंडली को आयु पक्ष के मामले में बहुत अच्छी तरह जांचा जाना चाहिए। यदि यह दोनों योग एक साथ मिल जाते हैं तो आज के चैप्टर को हम यही विराम देते हैं, और अगली बार आपसे इससे अगले भाव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।